Hello guys, this is Amar sir. Welcome to Amar Classes for English YouTube channel. ठीक है, आपको पता ही होगा कि MCQ का सीरीज चल रहा है महासंग्राम। MCQ का महासंग्राम एपिसोड चल रहा है जिसमें मैं रोज एक लेसन या दो लेसन का MCQ लेकर आता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 7 मतलब ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है उसका MCQ लेकर आया हूं। ये टॉप MCQ है जिसे पढ़ने के बाद आपको शायद किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो तैयार हो जाइए MCQ के लिए। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पे? बुलंदशहर में। ठीक है, खुर्जा एक जगह है, खुर्जा, बुलंदशहर, और बुलंदशहर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहां पे इनका जन्म हुआ था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? मतलब ये ओ सदा नीरा ये क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है कि नाटक है? क्या है? तो ये कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये निबंध है। ठीक है ना, ये निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। स्पीड चल रहा है, 44 MCQ है, आप इसे देखेंगे और तुरंत उसका उत्तर पता आपको चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। ये कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन ये मूलतः नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। जगदीश चंद्र माथुर जो है वह मुख्यतः नाटककार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ओ सदा नीरा किस पुस्तक से ली गई है? ठीक है, तो बोलते क्षण कोणार्क दशरथ नंदन कुंवर सिंह की बैठक। तो बोलते क्षण जो है वो बोलते क्षण मतलब ओ सदा नीरा जो है वो बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में चल देते हैं। तो बोलते क्षण जो है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, स्मरण है, आलोचना है? तो क्या है? ये एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? ये जब लेसन आप पढ़िएगा इसमें एक मतलब इसमें जो है चंपारण, ठीक है ना, जिला है, वहां के बारे में, बिहार में एक चंपारण जिला है, वहां के बारे में बताया गया है सारा चीज। ठीक है ना, नदी के बारे में भी इसमें बताया गया है, महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। कहां पर शरण दिया था? महुए के पेड़ के नीचे। ठीक है, मेरठ जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सदानीरा शब्द का क्या अर्थ होता है? सदानीरा का मतलब होता है जल से सदैव परिपूर्ण नदी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ नहीं लिखा गया, वो नदी है। ठीक है ना, नदी मतलब ऐसी नदी जो हमेशा जल से भरा हुआ हो उसे सदानीरा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पे हो जाएगा जल से परिपूर्ण नदी। क्वेश्चन नंबर 9, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बिहार के शिक्षा सचिव भी हुए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जगहों पे काम किया है। तो ये जो है बिहार के शिक्षा सचिव हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो अंग्रेज ठेकेदार जब थे तो नील की खेती हुआ करती थी। आप लोग जानते होंगे चंपारण के बारे में, तो वहां पर नील की खेती की शुरुआत की गई थी। तो अंग्रेज ठेकेदार किस चीज की खेती का विस्तार किया करते थे? यानी किए तो नील की खेती का विस्तार किए। चलिए ठीक है, नील का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
चंपारण क्षेत्रों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कट जाना, मतलब जंगल के कटने के कारण ही, आपको पता ही होगा, जंगल के कट जाने के कारण जो है मिट्टी धंस जाते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी बहकर नदियों में जमा हो जाते हैं और नदियों में जो होते हैं वो मिट्टी जमा हो जाते हैं और पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। चलिए ठीक है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कट जाना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो थे वो एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो यहां पे है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित है? कौन सा नाटक? तो यहां पर जो है कोणार्क, ठीक है ना, कोणार्क जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो है 14, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? कौन सी उपाधि मिली थी? ठीक है, पता है? नहीं पता है? ये जो है विद्यावारिधि, कौन सा? विद्यावारिधि का उपाधि उनको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर चलते हैं तो 10 तस्वीर के रचनाकार कौन हैं? तो 10 तस्वीर के रचनाकार जो हैं वो, क्वेश्चन नंबर 15 में 10 तस्वीर के रचनाकार कौन हैं? तो 10 तस्वीर के रचनाकार जो है वो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ओ मेरे सपने। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16, ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है वो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। क्वेश्चन नंबर 17, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? मतलब ये कि ओ सदा नीरा जो निबंध लिखा गया है वो किसके ऊपर, मतलब किसको लेकर लिखा गया है? तो यहां पर जो है गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। गंडक नदी को लेकर लिखा गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो राजा हरि सिंह देव जो थे वो कोणार्क वंश के एक राजा थे, कोणार्क वंश, ठीक है ना, और इनको जो है गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपको है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो है वो 2500 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में जब हम चलते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक के साथ और क्या थे? वो एक प्रशासक भी थे। प्रशासक जो थे मतलब वो बहुत जगहों पे काम किए, आकाशवाणी में काम किए, उन्होंने विदेश में बैंकॉक में जाकर जो है बैंकॉक में जाकर उन्होंने बहुत सारे जॉब को प्राप्त किया, उन्होंने बहुत सारे जॉब को किया और तब जाकर जो है वो एक महान व्यक्ति, महान लेखक, नाटककार बने थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो निम्नलिखित में से रेशमी टाई कौन सा नहीं है? तो रेशमी टाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। कौन किया था? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ओ सदा नीरा जो है बिहार के चंपारण जिला के ऊपर लिखा गया है। चलिए ठीक है, संस्कृति पर। चंपारण एक जिला है बिहार में, आप लोग जानते होंगे। तो चंपारण जिला की संस्कृति पर लिखा गया था। कौन? ओ सदा नीरा। और वहीं पर गंडक नदी भी है। चलिए ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जगदीश चंद्र माथुर को भितरवा
भीतर ये जो है भीतर हड़वा पहुंचने पर कौन मिले थे? जब जगदीश चंद्र माथुर भीतर हड़वा पहुंचे तो वहां पर उनको पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी, वही जो एक शिक्षक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। तो 25 में बोल रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ था? जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था। कहाँ था? बिहार। किसकी भूमिका जगदीश चंद्र माथुर के दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी? किसकी भूमिका? इतिहास का, संस्कृति परंपरा का, लोक वार्ता का। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे उपरोक्त सभी होने चाहिए। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा के अपेक्षित रूप में कैसा है? तो इसमें क्या सीमित और छोटा दोनों है। कैसा है? सीमित और छोटा दोनों। मतलब ये कि जगदीश चंद्र माथुर की जो लेखन कला थी ना, उसकी रचना भूमि का दायरा जो था बिल्कुल सीमित और छोटा। तो मतलब ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। जगदीश चंद्र माथुर ने कैसे निबंध लिखे? तो जगदीश चंद्र माथुर ने ललित, ललित का मतलब ऐसी निबंध जो मन को हर ले, मतलब सुंदर। ठीक है ना, तो ललित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। धाकड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? धाकड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। धाकड़ शब्द का मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर। चंपारण में धाकड़ कहाँ से आए थे? तो चंपारण में धाकड़ जो है, धांगड़, वो छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर। पठार सुने होंगे, छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 31। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तीन कठिया प्रथा का संबंध नील से है। ये तीन कठिया क्या होता है? मतलब ये जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा बिहार के जितने सारे किसान थे, खासकर चंपारण के, उनको एक प्रथा चला दिया गया। कोई भी व्यक्ति 3 कट्ठे, कम से कम 3 कट्ठे की खेती में उसको नील की खेती करना पड़ेगा। नील जो आप लोग व्हाइट शर्ट में डालते हैं, नील, उसकी खेती करना पड़ेगा। ये वहाँ का प्रथा था। ठीक है, तभी वह किसी दूसरे फसल का खेती कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। गांधी जी चंपारण कब आए? तो गांधी जी चंपारण जो अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, बराज कहाँ बन रहा था? बराज का मतलब बहुत बड़ा बांध होता है। ठीक है, तो ये जो बराज है वो बिहार में कहाँ पर बन रहा था? तो भैंसा लोटन में। कहाँ पे? भैंसा लोटन में। जब आप ये निबंध पढ़ेंगे ना, ओ सदा नहीं रहा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, ठीक है, तो आप मेरा एमसीक्यू देखिए, आपको नंबर बहुत आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है ना, खुद कॉन्फिडेंशियल होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटल होना चाहते हैं, तो आपको किताब पढ़िए। ठीक है, आगे बराज तो कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में बन रहा था। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? चलिए ठीक है, तो पंडई एक नदी का नाम है। ठीक है ना, तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो ये भिखनाथोड़ी, क्या? भिखनाथोड़ी तक जाती है। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन, मतलब आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन मतलब आम का बगीचा सौंप दिया था। चलिए ठीक है, आम्रवन यहीं पे मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में अगर चलते हैं तो 36 में है कि कौन सी कृति माथुर जी की है? तो यायावर रहेगा याद, कहानी नहीं कहानी, जानवर और जानवर, भोर का तारा। तो इसमें भोर का तारा है किसके द्वारा लिखा गया? माथुर जी के। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द थार से लिया गया। कहां से लिया गया है? थार से। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। ठीक है ना, तो किस सन की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में ककई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। मतलब भारत में यानी बिहार में समझिए। ठीक है, भारत में नहीं, बिहार में। बिहार में किस सन में ऐसा बाढ़ आया था?
जिस बाढ़ को लोगों ने माना कि ककई का गुस्सा है, क्रोध है। ठीक है, रामायण देखे होंगे आप, जब ककई गुस्सा हो जाती है दशरथ से, तो वो अपने चारों बेटों को, मतलब कि अपने बेटे को छोड़ के राम को वनवास भेज देती है, गुस्सा। ठीक है, जलन ज्वाला जो उसके अंदर होती है। ठीक है, तो किस सन, तो सन 62 की जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ककई की क्रोध रूपी नदी की बाढ़ थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 12वीं शताब्दी मतलब 12वीं सदी से लगभग कितने वर्ष तक कनाट वंश का राज था? तो यहाँ पर हो जाएगा 300 वर्ष तक, मतलब 300 वर्ष तक कनाट वंश का राज था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किस ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन ने कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव पर चढ़ाई कर दिया था, तो उस समय उनका सामना करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। 41 में है, भगवान बुद्ध किस नदी से होकर नेपाल लुम्बिनी जाया करते थे? भगवान बुद्ध, बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध जो है वो पंडई, कौन सा नदी? पंडई नदी से होकर लुम्बिनी, कहाँ? लुम्बिनी का नेपाल के इधर जो है, ठीक है ना, वहाँ जाया करते थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, हरि सिंह देव का गढ़। एक बात और भी आप जानते ही हैं, थोड़ा सा अगर आप दिल लगा लेते हैं, अभी तो सारी जगह पढ़ाई बंद है, थोड़ा सा अगर आप दिल लगा लेते, थोड़ा बस 10 मिनट का अगर कष्ट कर लेते हैं, तो आपको हम हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल ही बेहतरीन बना देंगे। अगर आप घर में बैठे हो, बस मेरा एक वीडियो देखते रहिए, आपको आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट तक मैं आपके साथ रहूंगा, एग्जाम तक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 42, हरि सिंह देव का गढ़ अपना हौसला खो बैठा और उन्हें कहाँ भागना, मतलब हरि सिंह जब हार गए थे तो वो कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। कहाँ पे? नेपाल चले गए थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, थारू और धांगर जाति नेपाल में कितने सालों से आकर बसी है? तो 5 से लेके 700 वर्षों तक, 500 से लेकर 700 वर्षों तक ये सब नेपाल से आके बसे हुए थे। चलिए ठीक है, 44 और अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। धांगर को किस शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में लाया गया? तो 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है उनको लाया गया था, धांगरों को। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44 और लास्ट ओ सदानीरा का MCQ। अब मैं कल 2-3 MCQ एक ही साथ मैं डाल दूंगा, आप उसे देखते रहें, ठीक है। और इसके बाद अब आगे की तैयारी हम शुरू करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि मैं लाइव भी आऊं। ओके, थैंक यू।